साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं घनश्याम सिहोली आपको आज मौलिक अधिकारों के बारे में बड़े विस्तार पूर्वक एक एक बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। तो साथियों सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है। अर्थात ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। ऐसे अधिकार जो नागरिकों को उनके समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं और उनका संरक्षण भी संविधान के अंतर्गत किया गया है और इसी प्रकार इनको मूल अधिकार की संज्ञा दी गई है। साथियों ऐसे अधिकार जो नागरिकों के समग्र विकास के लिए दिए गए हैं और जिनका संरक्षण भी संविधान के अंतर्गत किया गया है, ऐसे अधिकारों को नाम दिया गया है मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। अर्थात संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं और संविधान के द्वारा ही इन मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया गया है। ये कहलाते हैं मौलिक अधिकार। साथियों बात आती है कि आखिरकार संविधान में इनको डाला क्यों गया था। तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि व्यक्ति अर्थात समाज के विकास के लिए इनको संविधान में जोड़ा गया। लोकतंत्र की सबसे मूल जो मान्यता है वो अधिकारों पर बल देती है, क्योंकि जहां पर अधिकार नहीं और वहां पर लोकतंत्र नहीं। बिना अधिकारों के स्वच्छ लोकतंत्र की कल्पना करना भी बेकार है। साथियों मूल अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के हमें विरुद्ध प्राप्त होते हैं, दोनों के ही, और इनका जन्म समाज में होता है। अधिकारों का जन्म समाज में होता है। समाज से जैसे जैसे निरंतर मांगे बढ़ती जाती हैं और अधिकारों का जन्म होता जाता है और संविधान में ये जुड़ते जाते हैं और न्यायालय इनका संरक्षण करता है, अर्थात संविधान इनका संरक्षण करता है। मौलिक अधिकार साथियों संशोधनीय है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी इनमें संशोधन ही नहीं हो पाए। संशोधनीय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 अर्थात 368 में मौलिक अधिकारों के लिए संशोधन का प्रावधान किया गया है, जो कि संसद करेगी। साथियों मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, ये बदलते भी रहते हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते भी रहते हैं। जैसे भारतीय संविधान लागू हुआ उस समय और आज देखें तो कई मौलिक अधिकार वापस जुड़ चुके हैं और कई मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाए जा चुके हैं। साथियों ये वाद योग्य हैं, अर्थात न्यायालय में इनको ले जाया जा सकता है। कोई भी वाद विवाद को इनका निपटारा करेगा वो न्यायालय के माध्यम से होगा। ये वाद योग्य है और इनका संरक्षण भी न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है। और मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति अर्थात समाज, व्यक्ति अथवा समाज का कल्याण, व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना, ये मौलिक अधिकारों का एक उद्देश्य है। साथियों ये हमें बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। जाति, लिंग, वंश, धर्म, क्षेत्र, जन्म स्थान इत्यादि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं। साथियों मौलिक अधिकारों के बारे में बात करें, एक अधिकार होते हैं मानव अधिकार, जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। तो मानव अधिकार हैं वो एक बहुत बड़ी विशाल धारणा है, व्यापक सोच है, व्यापक धारणा है और उनके सामने जो मौलिक अधिकार दृष्टिकोण है, संकुचित दृष्टिकोण है मौलिक अधिकार मानव अधिकारों के सामने। अर्थात मानव अधिकारों का एक अंग कह सकते हैं मौलिक अधिकारों। साथियों एक बार मूल अधिकारों के विकास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों सुविधा के लिए बता देना चाहता हूं
कि मूल अधिकारों का जो विकास हुआ है वो एक दिन में ना होकर के धीरे धीरे सने सने इनका विकास हुआ है। इनको कई वर्ष लग गए, इनको हजारों वर्ष लग गए भारतीय संविधान में आने तक। कई चरणों से गुजरना पड़ा, इनको विकास सने सने हुआ है कालांतर में इनको। साथियों, सबसे पहले अधिकारों का विकास के बारे में हम जाने तो बेबीलोन में एक राजा थे, वहां के बेबीलोन के छठे राजा, और इनका नाम था हम्मुराबी। और उन्होंने वहां की विधि संस्था लिखी, कानून की संस्था लिखी। उन्होंने कानून के बारे में लेख लिखवाया उन्होंने, और ये लेख लिखवाया था 1754 में, 1754 ईसा पूर्व में। ईरान बेबीलोन के छठे राजा थे, और वर्तमान में इस हम्मुराबी की संहिता 1920 में सूसा ईरान से हमें प्राप्त हुई, जो कि वर्तमान में पेरिस के संग्रहालय में आज भी रखी हुई है। उन्होंने, जो हम्मुराबी राजा थे बेबीलोन के, उन्होंने 8 फीट ऊंचे पत्थर पर, काले पत्थर पर कानून के बारे में कुछ बातें लिखवाई थी। उसी को कहते हैं हम्मुराबी की विधि संहिता या हम्मुराबी की संहिता। उसमें कहा कि दंड देने का अधिकार केवल सरकार को है। बहुत सारी बातों का उसमें उल्लेख है जो आज पेरिस के संग्रहालय में रखी हुई है। भारत के दृष्टिकोण में देखें तो पहले मौर्य शासक हुए थे, सम्राट अशोक। इन्होंने 14 शिलालेख लिखवाए थे और पत्थर की शिलाओं पर शासन संचालन संबंधित जो नियम लिखवाए थे उनको अशोक के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। साथियों, अब देखते हैं कि लिखित दस्तावेज की शुरुआत कहां से हुई कागज पर। तो सर्वप्रथम 1215 सन की बात है। ब्रिटिश मैग्ना कार्टा कहा जाता है जो बनाया गया था, इसे 1215 में बनाया गया था। और यहाँ के राजा थे किंग जॉन। उन्होंने अपने यहाँ के नागरिकों को कुछ सीमित मात्रा में अधिकार देने के लिए जो लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराया था, उस यहां से मौलिक अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है। और यही ब्रिटिश मैग्ना कार्टा 1215 का मूल अधिकारों का प्रथम दस्तावेज कहलाता है। साथियों, कालांतर में समय बढ़ता गया। अमेरिकी क्रांति के बाद बिल ऑफ राइट्स लेकर अमेरिका वाले लेकर आए, और बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से 1791 में अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए। इसलिए मूल अधिकारों का जनक कहलाता है अमेरिका। साथियों, बता देना चाहता हूं कि मूल अधिकारों का प्रथम लिखित दस्तावेज ब्रिटिश मैग्ना कार्टा है। इसलिए ब्रिटेन को मौलिक अधिकारों का जन्मदाता या जननी कहा जाता है। और बिल के माध्यम से बिल ऑफ राइट्स लेकर आए अमेरिका वाले, इसलिए अमेरिका को मूल अधिकारों का जनक कहा जाता है। ब्रिटेन को जननी और अमेरिका को मूल अधिकारों का जनक कहा जाता है। अब फ्रांस वाले भी कब पीछे हटने वाले थे, वो भी बिल ऑफ राइट्स ऑफ मैन लेके आए, और फ्रांस की क्रांति के बाद उन्होंने कुछ अधिकार दिए फ्रांस की जनता को। फिर बाद में 1792 में जब अमेरिका का संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकार जोड़े गए अमेरिका ने। साथियों, आगे समय बढ़ता गया। अब हम भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वर्ड के बारे में देख लिया हमने। सर्वप्रथम भारत में अगर किसी व्यक्ति ने मौलिक अधिकारों की मांग रखी तो वो रखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। और ये मांग रखी थी इन्होंने स्वराज बिल के माध्यम से 1885 में।
कब रखी थी साथियों? 1885 में। किसके माध्यम से? स्वराज बल्लभभाई के माध्यम से। किसने रखी? बाल गंगाधर तिलक ने, प्रथम भारतीय जिन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग की। साथियों, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के माध्यम से 1915 में, और मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग रखी। साथियों, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार शामिल होने चाहिए, मौलिक अधिकारों की मांग की। साथियों, बात आती है जवाहरलाल नेहरू जी की। इन्होंने मौलिक अधिकारों की स्पष्ट रूप से तो मांग की थी, साथ ही इन्होंने प्रारूप का निर्माण भी किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार की तो मांग की, और साथ ही इन्होंने मौलिक अधिकार से संबंधित प्रारूप का निर्माण किया। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। साथियों, सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक मौलिक अधिकार समिति का गठन किया गया, और एक अल्पसंख्यक समिति का गठन किया गया, तथा जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया, और इन सब की सिफारिश के आधार पर मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए गए, और भारतीय संविधान के भाग 3 में इनको स्थान दिया गया, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। अब मौलिक अधिकारों के बेसिक परिचय के बारे में देख लेते हैं एक बार। साथियों, हमारे जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं वो हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं, अर्थात अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं, और अति महत्वपूर्ण होने के कारण इनको भारतीय संविधान के भाग 3 में इनको स्थान या जगह दी गई है, और इनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकारों के प्रारूप का निर्माण जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, इसलिए भारतीय जो मूल अधिकारों का जनक जो कहा जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी थी। साथियों, ज्यादातर मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय और भारत में जो घूमने या रहने आए विदेशी लोगों इनसे संबंधित हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीयों से संबंध रखते हैं। उन मौलिक अधिकारों में ऐसे 5 अधिकार आते हैं, 5 अनुच्छेद आते हैं। 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। साथियों, 17 और 24 निरपेक्ष मूल अधिकार है जिस पर कोई भी वाद विवाद नहीं है। 14, 19 और 21 ये 3 मौलिक अधिकार अर्थात ये 3 अनुच्छेद इनको गोल्डन ट्रायंगल की संज्ञा दी गई है, स्वर्णिम त्रिभुज की संज्ञा दी गई है 3 अनुच्छेद को, 14, 19 और 21। साथियों, जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके तत्पश्चात काफी समय बाद
जनता सरकार के द्वारा एक संविधान संशोधन लाया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978। और इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 2 मौलिक अधिकार अर्थात ये 2 अनुच्छेद 20 और 21 इनके लिए प्रावधान लाया गया था और कहा गया था कि ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनको सबको निलंबित कर सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। साथियों, जिस समय हमने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। साथियों, एक अधिकार था अनुच्छेद 21 में और उसमें उल्लेख था संपत्ति का, अर्थात कोई कितनी भी संपत्ति रख सकता है कानूनी रूप ये उसका मौलिक अधिकार है, कोई कितनी भी संपत्ति रखे। लेकिन कालांतर में हमें कुछ चीजें महसूस हुई और हमने गरीब और अमीर के अंतर को कम करने के लिए जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जनता सरकार के द्वारा अनुच्छेद 21 से हटाकर निरसित कर और 300 के 1 में जोड़ा और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया, कानूनी अधिकारों की लिस्ट में डाला गया। अर्थात साथियों, मौलिक अधिकारों में तो उसका मूल अधिकार था कि वो संपत्ति कितनी भी रखे, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति तो आज भी रखेगा और अब भी रखेगा, लेकिन संपत्ति रखेगा कानून के दायरे में रहकर, अर्थात उसका टैक्स वगैरह लग जाएंगे, बहुत सारी चीजों का प्रावधान है इसमें। केवल कानून के रूप में जो उचित होगी वो संपत्ति रखेगा उस हिसाब से। तो इस प्रकार हमने संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, उसको वहां से निरसित करके और कानूनी अधिकार के रूप में 300 के ए में या क में हमने जोड़ा और अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। साथियों, इस प्रकार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके और वर्तमान में जो अधिकार शेष बचे हैं उन अधिकारों की संख्या है 6 और उन अधिकारों में पहला अधिकार है समानता का अधिकार। साथियों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 है, तो अनुच्छेद 12 में तो हो गया राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है, उसको विस्तार दिया गया है, राज्य शब्द का उल्लेख है। और अनुच्छेद 13 में विधि शब्द का उल्लेख है, विधि को परिभाषित किया गया है। और 14 से लेकर के और 32 तक ये व्यवहार रूप दिया गया है मौलिक अधिकारों को, व्यवहारिक रूप से मनुष्य के लिए काम आते हैं। जहां तक 33, 34, 35 फिर अलग से हैं। इस प्रकार कुल अधिकार है 12 से 35। तो समानता का अधिकार है पहला ही अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 है। कितना है? 14 से लेकर के 18। इसमें कुल 5 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, 14, 15, 16, 17, 18। कई बार एग्जाम में हम कितने अधिकारों का उल्लेख समानता का अधिकारों 4 करके और निकल लेते हैं। तो आप काउंट करेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18 कुल कितने अधिकारों का उल्लेख है? 5। समानता से संबंधित सारी बातें इसमें, जाति, लिंग, वंश, धर्म, क्षेत्र, जन्म स्थान के आधार पर आदि समान मानी जाएंगे वगैरह ये बात। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में, और इसमें कुल 3 अनुच्छेद 4 19, 20, 21 और 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें 2 हैं, 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत 25 से लेकर के 28 तक, यानी 25, 26, 27, 28 4। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 1930 में ज्यादातर अल्पसंख्यकों के लिए, और संवैधानिक उपचार का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। साथियों,
5 नंबर अधिकार तक तो ये हमें प्राप्त है, और 6वां नंबर अधिकार है ये उनकी रक्षा करता है। ये संविधान में जो अधिकार है इनके उपचार करता है, अर्थात इनके उल्लंघन पर हम न्यायालय जा सकते हैं। और इतनी महत्वता है इसकी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा तक कह दिया। साथियों, अब हम एक एक मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा साथियों अब हम एक एक अनुच्छेद के बारे में बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और राज्य शब्द में भारत सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय एवं प्राधिकारी कानूनी संस्थाएं अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। राज्य शब्द में चाहे प्राइवेट संस्था ही क्यों ना हो, लेकिन सरकार का उसमें 1% हिस्सा भी है, अंश है, वो सारी संस्थाएं राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगी, राज्य के अंतर्गत आएंगी। जैसे बीसीसीआई है प्राइवेट निकाय, लेकिन सरकार का उसमें प्रतिशत है कुछ, तो राज्य शब्द के अंतर्गत आए। रेलवे बोर्ड है, नगर निगम है, खाद्य सुरक्षा संघ वगैरह, ओएनजीसी, गेल इंडिया लिमिटेड, बहुत सारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, ये सबके सब राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। अर्थात जो भी संस्था जो नियम कानून विधि अधिनियम बना रही है, लागू कर रही है, उस सारी की सारा सिस्टम पूरा का पूरा राज्य के अंतर्गत आएगा। साथियों, अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों से असंगत विधियां, ऐसा इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियां, और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 3 सिद्धांत दिए गए हैं। उन सिद्धांतों में पहला है आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, अर्थात संविधान निर्माण से पहले की कोई विधि है और मूल अधिकारों से वो असंगत है, तो उस पर आच्छादन, पर्दा यानी ग्रहण लग जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, वो निरसित हो जाएगी। पृथक्करण, मौलिक अधिकारों से संबंधित ऐसी असंगत विधि, तो उसको संविधान से उसको पृथक किया जाएगा, उसको उस भाग को संविधान से अलग किया जाएगा जो विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, उसको पृथक किया जाएगा उसी हिस्से को। और एक सिद्धांत है अधित्याग, अर्थात मौलिक अधिकारों को अपने स्वविवेक से त्याग नहीं किया जाएगा। जैसे किसी को जीवन जीने की स्वतंत्रता और स्वयं जीवन अपना समाप्त करना चाहता है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता, यानी मौलिक अधिकारों को स्वयं विवेक से वो त्याग नहीं सकता। खाने पीने रहने की जो भी समानता आ जाती है उसको त्याग नहीं सकता। ये 3 सिद्धांत हैं, आच्छादन ग्रहण का सिद्धांत, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और अधित्याग का। इसमें ग्रहण लग जाएगा उस विधि पर पहले की है जो संविधान से, इसमें विधि उस कानून को विधि को अलग कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और ये मौलिक अधिकारों का यहाँ त्याग नहीं होगा। साथियों, अनुच्छेद 13 के 1 में संविधान के पूर्व की विधियों का उल्लेख है, 13 के 2 में संविधान निर्माण के पश्चात की विधियों का उल्लेख है, और अनुच्छेद 13 के 3 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है, और 13 के 4 में जो अनुच्छेद 13 का 2 है उस पर जो नियम कानून बनेंगे वो सारे साधारण विधियों के अंतर्गत आएंगे, न कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत, अर्थात सामान्य विधियों पर लागू होंगे अनुच्छेद 13 के 2 को अंतर्गत। इस प्रकार हमने 12 और 13 अनुच्छेद को बड़े विस्तार पूर्वक जाना। साथियों, अब देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार में संशोधन को लेकर के संसद और न्यायपालिका के मध्य जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर के न्यायपालिका भारी है
या संसद भारी है, इसको लेकर के दोनों के बीच जो मतभेद हुआ, संघर्ष हुआ, उसको देख लेते हैं। साथियों, एक बाद आया शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघवाद, 1951 में आया था। और भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 जो किया गया था, उसको न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उसको दी गई कि इसमें मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, मूल अधिकारों के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी। और वादियों ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 13 के 2 में सामान्य विधि का तो उल्लेख है, अनुच्छेद 13 के 2 में साधारण विधि के साथ साथ संविधान संशोधन विधि का भी उल्लेख है, ऐसा वादियों ने तर्क दिया। साथियों, इस प्रकरण में न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत केवल और केवल साधारण विधि का उल्लेख है, संविधान संशोधन विधि का उल्लेख नहीं है। इस तरह न्यायालय भारी पड़ा संसद पर। साथियों, अगला विवाद आता है सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान राज्यवाद, 1965। और इसके अंतर्गत न्यायालय ने जो पूर्ववर्ती निर्णय दिया था शंकरी प्रसाद वर्सेज भारत संघवाद में, उसको दोहराया और कहा गया कि 13 के 2 में केवल साधारण विधि आएगी। अगर संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो वो अनुच्छेद 368 में के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकती है। यहां तक न्यायालय भारी पड़ा संसद पर। साथियों, अगली बार बाद आया गोलकनाथ पंजाब राज्य, 1967। गोलकनाथ, सारे निर्णय गोलमोल कर दिए गए इसमें, अर्थात न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती निर्णयों को पलट दिया गया। जितने भी न्यायालय ने निर्णय दिए थे शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह में, इन निर्णयों को पलट दिया गया और संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। अर्थात गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य के द्वारा संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया गया, अर्थात उसे रोक दिया गया और कहा गया कि संसद 368 में भी मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। और तर्क दिया गया कि संविधान में जो उल्लेख किया गया है वो संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, न कि उसको पावर दी गई है, न कि उसकी शक्ति का उल्लेख किया गया है, केवल प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को सर्वोच्च, पूजनीय और पवित्र की संज्ञा दी और उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करना है तो संविधान सभा जैसी एक संस्था गठित करो, उसके माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकेगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को भविष्यलक्षी निर्णय का सिद्धांत दिया, भविष्यलक्षी निर्णय का सिद्धांत दिया, अर्थात अब तक मूल अधिकारों में जितने भी संशोधन हो चुके हैं उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य में संसद कोई भी निर्णय या संशोधन मूल अधिकारों में नहीं कर सकती, ऐसा निर्णय दिया। तो साथियों, कभी कभी प्रश्न में पूछ लेते हैं कि भविष्यलक्षी निर्णय का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो गोलकनाथ पंजाब राज्य से। मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च, पूजनीय, पवित्र किसमें कहा था? गोलकनाथवाद में। संविधान मौलिक अधिकारों में संशोधन को लेकर संविधान सभा के गठन की बात कब कही थी? गोलकनाथवाद में। तो यहाँ पर जो संशोधन की में संशोधन की शक्ति थी मौलिक अधिकारों के बारे में, उसको सीमित कर दिया गया न्यायालय के द्वारा। साथियों, मूल अधिकारों में संशोधन को लेकर के संसद और न्यायपालिका में जो संघर्ष चल रहा था उसकी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया और इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 13 का 4 जोड़ा गया और इसके अंतर्गत कहा गया कि अनुच्छेद 368 में किया गया संशोधन 13(2) के अंतर्गत नहीं आएगा, अर्थात संसद को वरीयता दी गई
न्यायालय के ऊपर। और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति के लिए बाध्य किया गया, अर्थात राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकेगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से रखा जाता है, इसलिए उसको बाध्य किया गया अनुमति के लिए। साथियों, वाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973, और इसमें 24वां संविधान संशोधन 1971 जो किया था भारत सरकार ने, उसको इसमें उचित ठहराया गया था। और इसमें कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, मूल ढांचे का सिद्धांत, कि मौलिक अधिकारों को लेकर के कुछ नियम कानून है, कुछ संविधान की कुछ विशेष तत्वों को लेकर के उनको संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया गया है। उनमें संसद 368 अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी प्रकार से संशोधन नहीं कर सकेगी। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, और जिसमें कहा गया कि संसद 368 के अंतर्गत मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। साथ ही इसी कड़ी में अगला संशोधन विधेयक आया, 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976। इंदिरा गांधी लेकर आई, और इन्होंने 368 में 4 और 5 अनुच्छेद 368 के 4 और 5 जोड़े, और संसद की शक्ति को यहां पर असीमित कर दिया गया, और कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है असीमित हद तक, और उसकी न्यायालय द्वारा समीक्षा भी नहीं की जा सकेगी। ऐसा विधेयक लाया गया था 42वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें संसद की शक्ति को असीमित कर दिया गया। साथियों, फाइनली जो विवाद आता है वो आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघवाद, ये आता है 1921 में। और 368 के में जो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 368 का 4 और 5 अनुच्छेद जोड़े थे, उनको न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत के आधार पर अवैध घोषित कर दिया और संसद की शक्ति को सीमित कर दिया न्यायालय ने, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को वरीयता दी गई, और न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति थी उसको बनाए रखा था। और तीनों तत्वों को मूल ढांचे में शामिल किया गया था, संसद की सीमित संशोधन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, इनको मूल ढांचे में डाला गया। अब सर्वोच्च न्यायालय यानी अर्थात न्यायपालिका और संसद के विरुद्ध मध्य, संसद तथा न्यायपालिका के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, संघर्ष नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन सीमित संशोधन, और जिनको लेकर के जो मूल ढांचे में उन तत्वों को डाल चुके हैं उनमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। और जो भी संसद द्वारा कानून बनाए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, उनकी न्यायपालिका समीक्षा कर सकेगी, और गलत पाए जाने पर उन्हें अवैध घोषित कर सकेगी। ऐसा प्रावधान फाइनली इसमें लागू हुआ था मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघवाद 1980 से। अब किसी प्रकार का कोई वाद विवाद संसद एवं न्यायपालिका के मध्य नहीं है। सारी बातों को स्पष्ट कर दिया गया है विभिन्न वादों के माध्यम से। थैंक यू।